कभी सोचा है कि हजारों साल पहले प्राचीन भारत में क्या सच में उड़ने वाली मशीनें हो सकती थीं? आज हम एक ऐसे ही एक बड़े रहस्यमयी संस्कृत ग्रंथ में गोता लगाने वाले हैं जिसका नाम है वैमानिक शास्त्र। और पता है, ये ग्रंथ दावा करता है कि इसमें सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि विमानों के असली ब्लूप्रिंट्स हैं। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। क्या ये वाकई में हजारों साल पहले की किसी खोई हुई तकनीक का सबूत है, या फिर 20वीं सदी की एक शानदार कल्पना? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले इस ग्रंथ के पन्नों में झांक कर देखते हैं कि आखिर इसमें कौन-कौन सी हैरान कर देने वाली तकनीकें छिपी हुई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये ग्रंथ किसी एक तरह के विमान की बात नहीं करता। नहीं, इसमें तो 4 अलग-अलग तरह के विमानों का जिक्र है, और हर एक का डिजाइन और काम करने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल अलग था। अब देखिए, यही तो वो बात है जो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। यहाँ 4 अलग-अलग विमान हैं। शकुन, जो बिल्कुल एक पक्षी की तरह उड़ता था। फिर आता है सुंदरा, जो कह सकते हैं कि आज के रॉकेट जैसा था। एक था रुक्म, जिसका सिर्फ एक ही काम था, रफ्तार। और सबसे कमाल का त्रिपुरा विमान। सोचिए जरा, एक ऐसी मशीन जो हवा, जमीन और पानी तीनों पर चल सकती थी। मतलब कमाल है ना? लेकिन बात सिर्फ उड़ने तक ही खत्म नहीं होती। इस ग्रंथ में पायलटों के लिए 32 रहस्यों का जिक्र मिलता है। सोचकर देखिए, अदृश्य हो जाना, दुश्मन के विमान में क्या बातें हो रही हैं वो सुन लेना, या फिर उन्हें हवा में ही तबाह कर देना। ये सब तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? अच्छा, इन विमानों के दिल में था एक मर्क्यूरी वोर्टेक्स इंजन। इसका सिद्धांत ये था कि अगर पारे को यानी मर्क्यूरी को बहुत तेजी से घुमाया जाए तो वो गुरुत्वाकर्षण को मात दे सकता है और विमान को हवा में उठा सकता है। ये आज की तकनीक से कितना अलग और कितना रहस्यमयी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ग्रंथ में 16 खास तरह की धातुओं का जिक्र है जो बहुत ज्यादा गर्मी भी झेल सकती थीं, और साथ ही विमान को चलाने के लिए 7 अलग-अलग तरह के इंजन या कह लीजिए ऊर्जा के स्रोत। ये उस दौर के मेटलर्जी और एनर्जी की समझ के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो इसका मतलब साफ है कि ये ज्ञान हर किसी के लिए नहीं था। पायलट बनने के लिए बहुत कठोर ट्रेनिंग होती थी, खास तरह के कपड़े पहनने पड़ते थे, और यहाँ तक कि एक खास डाइट भी लेनी पड़ती थी। ये कोई साधारण काम नहीं था, बल्कि एक बेहद अनुशासित कला थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये अविश्वसनीय ग्रंथ आखिर आया कहाँ से? इसका जवाब सीधा नहीं है, और यही बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। और यहीं कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ एक कहानी कहती है कि ये ज्ञान हजारों साल पुराना है, जिसे प्राचीन ऋषियों ने पक्षियों को देखकर और वायु मंथन यानी हवा को मथने की प्रक्रिया से सीखा था। लेकिन दूसरी तरफ जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि इसे 1918 और 1923 के बीच पंडित सुब्बराय शास्त्री ने लिखा था, और उनका दावा था कि ये ज्ञान उन्हें ध्यान की अवस्था में मिला था। तो सच क्या है, एक प्राचीन विज्ञान या एक आधुनिक रहस्योद्घाटन? चलिए अब इस बहस के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं और देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर यह ग्रंथ कितना खरा उतरता है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे एक प्राचीन विचार, जिसका जिक्र हमें रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी मिलता है, वो 20वीं सदी में एक किताब की शक्ल में सामने आया और फिर वैज्ञानिकों की जांच का विषय बन गया। फिर साल आया 1974, और यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। बैंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने इस ग्रंथ को स्टडी किया, और उनका जो नतीजा था ना, वो काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो डिजाइन्स हैं, ये तो एरोडायनामिक्स के नियमों के बिल्कुल खिलाफ हैं। मतलब उनके हिसाब से ऐसे विमान उड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि अरे, हम एक बिल्कुल अलग तरह की तकनीक को आज के विज्ञान के चश्मे से देख रहे हैं। क्या पता ये एंटी ग्रेविटी जैसे किसी सिद्धांत पर आधारित हो, जिसे हम आज भी पूरी तरह से नहीं समझते। तो आज हमारे पास एक सवाल है और जवाब कई सारे। कुछ के लिए ये प्राचीन तकनीक का जीता जागता सबूत है, तो कुछ के लिए ये 20वीं सदी की एक कल्पना। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखते हैं और कुछ इसे सिर्फ एक बेशकीमती सांस्कृतिक खजाना मानते हैं। लेकिन सच जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल तय है,
इस ग्रंथ का हमारी संस्कृति पर बहुत गहरा असर पड़ा है। देखिए, वैमानिक शास्त्र कोई अकेली चीज नहीं है। हमारे महाकाव्यों में पुष्पक विमान से लेकर ग्रहों की यात्रा तक उड़ान की कल्पना तो हमेशा से हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा रही है। और आज भी इसका प्रभाव जबरदस्त है। ये लेखकों, फिल्म बनाने वालों और बड़े-बड़े विचारकों को प्रेरणा देता है और हमें विज्ञान, मिथक और कल्पना के बीच की जो धुंधली सी रेखा है, उस पर सोचने के लिए मजबूर करता है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे देखने का नजरिया ही बदल दें? कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई इंजीनियरिंग की किताब है ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसे विज्ञान का वर्णन है जहां मशीन और पायलट की चेतना एक दूसरे से जुड़ी होती थीं, जहां मशीन को चलाने के लिए सिर्फ तकनीक की नहीं बल्कि ध्यान और चेतना की भी जरूरत पड़ती थी। तो अंत में, चाहे ये विमान सच में उड़े हों या सिर्फ हमारी कहानियों में, एक बात तो पक्की है, वे इंसान के उस सदियों पुराने सपने को दर्शाते हैं, आसमान को छूने का, सितारों तक पहुंचने का सपना। और आखिर में ये ग्रंथ हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ये आखिर क्या दिखाता है, एक खोई हुई तकनीक का सबूत या फिर इंसान की कल्पना की असीम शक्ति। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अतीत में और कितने राज दफन हैं और हमारा भविष्य कितना शानदार हो सकता है।